Ganduri Koteshwaramma versus Chakiri Yanadi 2012। अपेलेंट्स और रिस्पोंडेंट्स सिबलिंग्स हैं और चाकेरी वेंकटा स्वामी के सन्स और डॉटर्स हैं। फर्स्ट रिस्पोंडेंट सूट फाइल करता है पार्टीशन के लिए सीनियर सिविल जज ओंगेले कोर्ट में। वो इम्प्लीट करते हैं फर्स्ट डिफेंडेंट, सेकंड डिफेंडेंट और थर्ड और फोर्थ डिफेंडेंट को स्केड्यूल्ड प्रॉपर्टीज ए, सी और डी के रिगार्ड में, जो कि कोपार्सनरी प्रॉपर्टी हैं। प्लेंटिफ क्लेम करते हैं कि उन्हें फर्स्ट डिफेंडेंट और सेकंड डिफेंडेंट को 1/3 शेयर मिलना चाहिए ईच। और स्केड्यूल्ड प्रॉपर्टी बी, जो बिलोंग करती है उनकी मदर को, वो क्लेम कर रहे हैं कि सारी पार्टीज का 1/5 इक्वल शेयर है। 93 में फर्स्ट डिफेंडेंट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट डिसीज हो जाते हैं। ट्रायल कोर्ट अपनी प्रिलिमिनरी डिक्री में ये बोलता है कि प्लेंटिफ इंटाइटल्ड है 1/3 शेयर स्केड्यूल्ड प्रॉपर्टी ए, सी और डी के रिगार्ड में, और वो 1/4 शेयर लेंगे 1/3 शेयर में से, जो कि फर्स्ट डिफेंडेंट ने अपने डेथ के बाद पीछे छोड़ा है। स्केड्यूल्ड प्रॉपर्टी बी में प्लेंटिफ का इंटाइटलमेंट है 1/5 शेयर का। प्रेजेंट अपील में जो कंट्रोवर्सी एग्जिस्ट करती है वो प्रॉपर्टी बी के लिए नहीं है, वो स्केड्यूल्ड प्रॉपर्टी ए, सी और डी के रिगार्ड में है। प्रिलिमिनरी डिक्री को अमेंड किया जाता है और डिक्लेयर किया जाता है कि प्लेंटिफ को 1/5 शेयर मिलेगा प्रॉपर्टी बी में। प्लेंटिफ 1999 की प्रिलिमिनरी डिक्री और अमेंडेड प्रिलिमिनरी डिक्री के रिगार्ड में 2 एप्लीकेशंस लगाता है। पहला कि फाइनल डिक्री पास की जाए और दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ मींस प्रॉफिट के लिए। इस रिगार्ड में ट्रायल कोर्ट अपॉइंट करते हैं कमिश्नर और वो अपनी सबमिट करते हैं रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के दौरान ये नोटिस में आता है कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 रिप्लेस करता है, सब्स्टिट्यूट करता है सेक्शन 6 को। अब प्रेजेंट अपेलेंट्स ये बोलते हैं कि प्रॉपर्टीज ए, सी और डी को इक्वल 4 शेयर्स में डिवाइड कर देना चाहिए। इस एप्लीकेशन को प्लेंटिफ कंटेस्ट करते हैं। ध्यान दे, थर्ड और फोर्थ डिफेंडेंट जो कि प्रेजेंट अपेलेंट्स हैं वो डॉटर्स हैं और 2005 अमेंडमेंट एक्ट के बाद शेयर क्लेम कर रही हैं। ट्रायल कोर्ट प्रेजेंट अपेलेंट्स की एप्लीकेशन अलाउ करता है और ये भी होल्ड करता है कि री एलोकेशंस होनी चाहिए शेयर्स की प्रॉपर्टी ए, सी और डी के रिगार्ड में। ये भी होल्ड होता है कि इनका 1/4 शेयर ईच है। प्लेंटिफ जो प्रेजेंट रिस्पोंडेंट नंबर 1 है वो चैलेंज करते हैं इस ऑर्डर को और ये अपील में जाता है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में। वहां सिंगल जज ऑर्डर पास करते हैं और अलाउ करते हैं अपील को और सेट असाइड करते हैं ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को। 1956 का एक्ट कोडिफाई करता है हिंदुओं के लिए इंटरस्टेट सक्सेशन के लॉ को। मतलब सक्सेशन कैसे फॉलो होगा अगर कोई हिंदू बिना विल के डिसीज हो जाता है। इस लॉ की वजह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं सक्सेशन में, लेकिन मिताक्षरा कोपार्सनरी में जो राइट्स हैं मेंबर्स के, उसको इम्पैक्ट नहीं होने दिया गया है। मिताक्षरा कोपार्सनरी प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट में डॉटर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, इसीलिए पार्लियामेंट ने सोचा कि ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए लॉ में नेसेसरी चेंजेस लाने चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस ऑफ 2005 अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से ये देखा गया कि मिताक्षरा कोपार्सनरी प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट जहां पे फीमेल्स इंक्लूडेड नहीं है वो इनहेरिट नहीं कर सकती एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। अगर लॉ भी डॉटर्स को एक्सक्लूड करता रहा तो वो भी कंट्रीब्यूट करेगा उसकी डिस्क्रिमिनेशन में, जो कि जेंडर बेस्ड होगी। इस जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उसे फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया है वो नहीं मिलेगा, जो कि उसकी ऑपरेशन का कारण बन सकता है। हिंदू मिताक्षरा कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स दिया गया है डॉटर्स को और ये अमेंडमेंट स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र ने अडॉप्ट की है और पार्लियामेंट ने सेक्शन 6 को सब्स्टिट्यूट किया है नए प्रोविजन से 2005 अमेंडमेंट एक्ट के अंडर। अब सेक्शन 6 इक्वालिटी क्रिएट कर रहा है कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल मेंबर हो जॉइंट हिंदू फैमिली की। डॉटर्स को सब्सटेंटिव राइट मिला है कोपार्सनरी प्रॉपर्टी के रिगार्ड में। नए सेक्शन 6 के हिसाब से अब डॉटर भी कोपार्सनर है और वो बर्थ राइट लेती हैं प्रॉपर्टी में। डॉटर और सन दोनों की ही राइट्स और लाइबिलिटीज सेम है कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में। कह सकते हैं कि डॉटर को सन की तरह ही माना जाएगा।
ये राइट जो डॉटर को मिला है 2005 के अमेंडमेंट के बाद एब्सोल्यूट है, कुछ सर्कमस्टांसेस को छोड़कर जो हमें प्रोविजो में मिलते हैं सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6 के। दो कैटेगरीज में न्यू सेक्शन 6 एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला, जहां प्रॉपर्टी की डिस्पोजिशन हो चुकी है, मतलब ट्रांसफर या अपॉइंटमेंट या कोई और बेनिफिट जो बेनिफिशियरी को दिया जा रहा हो, या फिर प्रॉपर्टी एलियनेट कर दी गई हो, मतलब बेची या गिरवी रखी गई हो, इंक्लूडिंग पार्टीशन, और ये दिसंबर 20, 2004 से पहले हो चुका हो। दूसरा, कोई टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन की गई हो प्रॉपर्टी की दिसंबर 20, 2004 से पहले। सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 6 भी ये डाउट क्लियर कर देता है कि नया सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा पार्टीशन पे, अगर पार्टीशन दिसंबर 20, 2004 से पहले ही हो चुका है। सवाल अब ये है कि क्या प्रिलिमिनरी डिक्री जो पास की गई थी 1999 में और अमेंड की थी 2003 में, क्या उसे न्यू सेक्शन 6 का बेनिफिट नहीं मिलेगा? जॉइंट हिंदू फैमिली का जब पार्टीशन होता है तो लीगल पोजीशन बहुत सेटल्ड है कि दो तरीकों से पार्टीशन हो सकता है। पहला, पार्टीशन डीड को रजिस्टर कराना, और दूसरा, कोर्ट से डिक्री मांगना पार्टीशन के लिए। प्रेजेंट केस में ये फैक्ट एडमिटेड है कि पार्टीशन नहीं इफेक्ट हुआ था दिसंबर 20, 2004 से पहले। ना तो कोई रजिस्ट्रेशन हुई थी पार्टीशन डीड की, ना ही कोर्ट ने कोई डिक्री पास करी थी पार्टीशन के लिए। प्रेजेंट केस में जो सूट फाइल किया गया है पार्टीशन के लिए, उसमें सिर्फ इस स्टेज तक पहुंचे थे जहां पर किस मेंबर को कितना शेयर मिलेगा वो बताया गया है। प्रिलिमिनरी डिक्री डेटेड है 1999 और उसे अमेंड किया गया था 2003 में। प्रिलिमिनरी डिक्री डिटरमिन करती है कि पार्टीज के क्या राइट्स हैं, उनके क्या इंटरेस्ट हैं। प्रिलिमिनरी डिक्री का मतलब ये नहीं है कि सूट कंक्लूड हो गया है या सूट खत्म हो गया है। सूट का कंक्लूजन फाइनल डिक्री से ही होता है और तभी पता चलता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो जॉइंट हिंदू फैमिली की है उसका पार्टीशन मीट्स और बाउंड से हुआ है। प्रिलिमिनरी डिक्री के पास करने के बाद भी सूट कंटिन्यू होता है जब तक कि फाइनल डिक्री पास नहीं की जाती। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जब इंटेग्रिनम हो, मतलब एक इंटरवल मिले, पॉज मिले दो पीरियड्स के बीच में, जैसा कि इस प्रेजेंट केस में हुआ, प्रिलिमिनरी डिक्री तो पास कर दी गई है लेकिन फाइनल डिक्री अभी पास नहीं हुई है। ऐसे में अगर कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं जो सर्कमस्टांसेस चेंज कर देते हैं, तब कोर्ट प्रिलिमिनरी डिक्री को अमेंड भी कर सकता है या फिर एक नई प्रिलिमिनरी डिक्री भी पास कर सकता है जो कि राइट्स और इंटरेस्ट को फिर से समझे, फिर से रीडिटर्मिन करें। ऐसा इसलिए क्योंकि नए सर्कमस्टांसेस और नई सिचुएशन क्रिएट हुई है। कोर्ट रिलाय करता है फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल पे, जिसमें ये माना गया कि कोर्ट एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिक्री पास कर सकती है, खासकर उन केसेस में जहां पर पार्टीशन के लिए सूट फाइल किया गया है और प्रिलिमिनरी डिक्री पास करने के बाद कुछ पार्टीज डिसीज हो जाती हैं। ऐसे में रीवैल्यूएट करना जरूरी है कि किस पार्टी को कितना शेयर मिला है। ऐसे में प्रिलिमिनरी डिक्री को अमेंड किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है या फिर एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिक्री पास की जा सकती है। कोर्ट रिलाय करती है एस साई रेड्डी वर्सेस एस नारायण रेड्डी पर भी, जहाँ पर वही आइडेंटिकल सवाल जो प्रेजेंट अपील में समझने की कोशिश की जा रही है वही है। इस केस में भी सूट ऑफ पार्टीशन फाइल किया जाता है और पेंडेंसी के दौरान देखा जाता है कि 1956 के एक्ट में स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ आंध्र प्रदेश ने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं। इस अमेंडमेंट के हिसाब से अनमैरिड डॉटर्स भी इंटाइटल्ड हैं कि वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में एक हिस्सा ले सकें। इस अमेंडमेंट को ध्यान में रखते हुए अनमैरिड डॉटर्स फाइल करती हैं एप्लीकेशन ट्रायल कोर्ट में, पर ट्रायल कोर्ट उसे रिजेक्ट कर देता है। रीजन ये दिया जाता है कि प्रिलिमिनरी डिक्री ऑलरेडी पास की जा चुकी है जो स्पेसिफाई करता है पार्टीज के क्या क्या शेयर्स रहेंगे। फिर हाई कोर्ट में रिविजन पिटिशन डाली जाती है अनमैरिड डॉटर्स द्वारा, जिसके बाद हाई कोर्ट ये होल्ड करती है कि सेक्शन 29A जो कि न्यूली एडेड है वो अनमैरिड डॉटर्स को एंटाइटलमेंट देता है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में एक शेयर लेने के लिए। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर सेट असाइड करता है, डायरेक्शन भी देता है कि अनमैरिड डॉटर्स का शेयर कितना है वो भी डिटरमिन किया जाए। इस ऑर्डर को अपेलेंट्स चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट कंसिडर करती है कि पार्टीशन जब होता है जॉइंट हिंदू फैमिली का,
तो उसके लिए वेरियस मोड्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं, जैसे फैमिली सेटलमेंट या फिर रजिस्ट्रेशन की जाए पार्टीशन डीड की, या फिर ओरल अरेंजमेंट हो पार्टीज का, या फिर एक कोर्ट डिक्री पास करे पार्टीशन की। जब भी सूट फाइल किया जाता है पार्टीशन के लिए कोर्ट में तो प्रिलिमिनरी डिक्री पास की जाती है, डिटरमिन करता है कि सारे फैमिली मेंबर्स का कितना शेयर होगा प्रॉपर्टी में। इसके बाद ही फाइनल डिक्री पास की जाती है, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टीज का पार्टीशन होता है मीट्स एंड बाउंड्स के हिसाब से। पार्टीशन को कंप्लीट तब तक नहीं माना जाता जब तक फाइनल डिक्री पास ना हो जाए और अलॉटीज को अपना अपना शेयर पोजेशन के साथ ना मिल जाए। प्रिलिमिनरी डिक्री डिटरमिन करता है शेयर को, जिसे फाइनल पार्टीशन नहीं बोल सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक फाइनल डिक्री पेंडिंग है तब तक शेयर बदल सकता है इंटरवीनिंग इवेंट्स की वजह से। केस में प्रिलिमिनरी डिक्री पास कर दी गई थी लेकिन फाइनल डिक्री अभी पास नहीं हुई थी। दोनों के बीच में ये जो इंटरवल पैदा हुआ उसी समय अमेंडिंग एक्ट फोर्स में आता है, जिसकी वजह से क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 29A एप्लीकेबल हो जाता है। इसी को इंटरवीनिंग इवेंट बोलेंगे जो अनमैरिड डॉटर्स को राइट देता है। इसी की वजह से सबके शेयर्स वेरी होंगे, बदल जाएंगे। इसे सुपरवीनिंग डेवलपमेंट भी कहा गया है, जिसका मतलब है एक इंटरप्शन पैदा हो गई एग्जिस्टिंग सिचुएशन में। अब क्योंकि ये लेजिस्लेशन बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है जो फीमेल्स को बेनिफिट करेगा, जो कि सोसाइटी में वनरेबल मानी गई हैं, तो ये जरूरी है कि लेजिस्लेशन को लिबरल इफेक्ट दिया जाए। लेजिस्लेचर की जो समझ है पार्टीशन को लेके वो जॉइंट फैमिली की समझ से अलग है। लेजिस्लेचर पार्टीशन के सारे एस्पेक्ट्स को देखेगा क्योंकि पार्टीशन एक इरिवर्सिबल सिचुएशन है। प्रिलिमिनरी डिक्री सिर्फ डिक्लेयर करता है शेयर्स को, ये इरिवर्सिबल सिचुएशन नहीं है। इसलिए कोर्ट ने माना कि जब तक पार्टीशन कंप्लीट नहीं होता मीट्स एंड बाउंड्स के हिसाब से डॉटर्स को न्यू सेक्शन के हिसाब से डिप्राइव नहीं किया जा सकता कि वो बेनिफिट ले सके जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में। किसी भी और व्यू को लेने का मतलब ये है कि हम फीमेल्स को डिप्राइव कर रहे हैं उनके राइट से जो अमेंडिंग एक्ट ने माने हैं, उन पे कन्फर किए हैं। ये लीगल पोजीशन प्रेजेंट केस पे भी एप्लीकेबल है। पार्लियामेंट ने हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 6 को अमेंड किया और फीमेल मेंबर्स जो हैं फैमिली की, उन्हें को पार्टनर्स का दर्जा भी दिया। इसी पे प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट 1 और 2 ने अपना क्लेम बेस किया और ऑर्डर 20 रूल 18 ऑफ सीपीसी में एप्लीकेशन फाइल करी, जो एप्लीकेबल है फाइनल डिक्री की प्रिपरेशन पर। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि फाइनल डिक्री हमेशा कंफॉर्मिटी में होती है प्रिलिमिनरी डिक्री के साथ। अगर कोई पार्टी ऑल्टरेशन चाहती है या चेंज चाहती है प्रिलिमिनरी डिक्री में, वो अपील कर सकती है या दूसरी रेमेडीज अपना सकती है। लेकिन जब तक प्रिलिमिनरी डिक्री स्टैंड करती है या एप्लीकेबल है तब तक शेयर्स को किसी और तरीके से अलॉट नहीं किया जा सकता। मतलब शेयर्स का अलॉटमेंट प्रिलिमिनरी डिक्री के हिसाब से ही होगा। लेकिन फूलचंद ये लीगल पोजीशन क्लियर करता है कि सीपीसी के हिसाब से कोर्ट एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिक्री पास कर सकती है अगर शेयर को रीएडजस्ट करने की जरूरत हो तो। कोर्ट के पास ये पावर भी है कि वो रिवाइज कर सके अपनी प्रिलिमिनरी डिक्री को। अगर सिचुएशन डिमांड करती है, सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं, तब दूसरी प्रिलिमिनरी डिक्री भी पास की जा सकती है। पार्टीशन के सूट में अगर प्रिलिमिनरी डिक्री पास कर भी दी जाए तब भी सूट फॉर पार्टीशन कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कि फाइनल डिक्री पास ना कर दी जाए। ये कहना गलत होगा कि प्रिलिमिनरी डिक्री पास करने के बाद उसकी मॉडिफिकेशन या उसमें चेंज नहीं लाए जा सकते। कोर्ट इस बात को भी ध्यान दिलाती है कि जब पार्टीज होती हैं सूट पार्टीशन में, उनके सारे राइट्स को सेटल किया जाना चाहिए उसी सूट के दौरान। कोर्ट ये भी देखती है कि सेक्शन 97 सीपीसी जो कि कहता है कि प्रिलिमिनरी डिक्री के लिए अगर अपील नहीं की गई तो पार्टी को उसकी करेक्टनेस को डिस्प्यूट करने से रोका जाएगा जब फाइनल डिक्री के लिए अपील की जाएगी। लेकिन ये सेक्शन कोई हिंड्रेंस नहीं क्रिएट कर रहा, कोई बाधा नहीं डाल रहा कोर्ट की पावर पे अगर वो मॉडिफाई, अमेंड या ऑल्टर करना चाहती है प्रिलिमिनरी डिक्री को, क्योंकि चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस पैदा हुए हैं।
ये सच है कि फाइनल डिक्री कंफॉर्मिटी में होनी चाहिए प्रिलिमिनरी डिक्री के, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रिलिमिनरी डिक्री मॉडिफाई या ऑल्टर नहीं हो सकती फाइनल डिक्री से पहले। ट्रायल कोर्ट ऐसा कर सकती है अगर सुपरवीनिंग सर्कमस्टांसेस पैदा होते हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई भी अपील प्रेफर नहीं की गई है पार्टी द्वारा। इन कंक्लूजन कोर्ट ये कह रहा है कि हाई कोर्ट का व्यू अगेंस्ट लॉ है, वो फूलचंद और एस साई रेड्डी के जजमेंट के भी अगेंस्ट है। कोर्ट अपील अलाउ करता है, हाई कोर्ट की जजमेंट को सेट असाइड करता है और ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को रिस्टोर करता है।